हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर हम यूजीसी नेट जुलाई 2016 के पीआईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट के अंतर्गत बहुत सारी वीडियो दी गई हैं, उसमें वो वीडियो भी है, तो वहाँ पर आप देखिए और देखने के बाद अपने व्यू कमेंट के थ्रू हमें बताइए ताकि हम जो है डिस्कशन को कंटिन्यू करते रहें। तो यहाँ पर हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और शॉर्ट में हम आपको ये बताते चलेंगे कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, उनको भी कवर कर लेंगे शॉर्ट में और उसके आगे के क्वेश्चन हम कवर करते रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारा जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उसमें महसूस किए जाने वाले ऐसा किससे संबंधित है, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा सामुदायिक संगठन। क्या होगा? सामुदायिक संगठन। ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है, यहाँ पर केवल रिवीजन के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे का उत्तर होगा चिंतन या सामाजिक तुलना पर आधारित स्व आधारित मूल्यांकन को किस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आत्मसम्मान के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम जल्दी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट में इस वीडियो को डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पर रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। इसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं किया था। तीसरा क्वेश्चन है कर्ता और सेवार्थी के बीच पारस्परिक प्रभाव कहलाता है, तो इसमें जो सही जवाब है वो है आत्मवाचकता। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग है, तो इसका सही जवाब है जीवन प्रत्याशा। इसके बाद हम आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा मंदन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 13 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक मॉडल नहीं है, तो इसका सही जवाब है प्रक्रियात्मक मॉडल। बाकी ये 3 मॉडल जो है मतलब सामाजिक समूह कार्य के हैं जो कि पर्पल और राथमैन के द्वारा दिए गए हैं, है ना। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के आयाम नहीं है, तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सही उत्तर है वो है 3, केवल सी और ई। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, दुश्चिंता के विपरीत भावनाओं या आवृत्ति का विकास क्या कहलाता है, तो इसको प्रतिक्रिया निर्माण के नाम से जानते हैं, ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 2 समूहों के बीच संघर्ष का समाधान इस तरह से किया जाता है कि दोनों समूहों की आकांक्षाओं की पूर्ति की जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इस स्थिति को कहा जाता है विन विन सिचुएशन, है ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मोड के निर्धारण का वैकल्पिक सूत्र क्या है, तो इसका बहुत ही प्यारा जवाब है और वो क्या है, मोड बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका। ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, यहाँ पे रिवीजन के लिए हमने जो है शॉर्ट में डिस्कस किया है। इसके बाद जो हमारा मेन डिस्कशन आज का स्टार्ट होने जा रहा है वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सपना तंत्र यानी कि ड्रीम मैकेनिज्म का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको सही जवाब देना है। पहला है उदात्तीकरण, दूसरा है प्रतीकीकरण, तीसरा है तार्किकरण और चौथा है दमन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा उदात्तीकरण। तो इसे डिफेंस मैकेनिज्म का एक प्रकार भी का माना जाता है उदात्तीकरण को। इसे इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। ये एक रक्षा तंत्र भी है और ये परिपक्वता और सभ्यता का प्रतीक है। सिगमंड फ्रायड ने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सकारात्मक सहसंबंध तब उपस्थित रहता है जब, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 चल विपरीत दिशा में घूमते हैं, 2 चल समान दिशा में घूमते हैं,
एक ही चर ऊपर जाता है और एक चर नीचे आता है, अनेक चर बहुप्रतिमानों में घूमते हैं। तो इसका क्या सही जवाब होगा? आप लोग सोचिए कुछ सेकंड के लिए और फिर उत्तर दीजिए। आइए हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है दो चर समान दिशा में घूमते हैं, तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक से संबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके बाद हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कौन से अधिकार मानवाधिकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन से अधिकार मानवाधिकार है? तो वे अधिकार जो भारत के संविधान में प्रदान किए गए हैं, वे अधिकार जो मौलिक हैं, वे अधिकार जिन्हें प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए हैं, वे अधिकार जिनकी इच्छा मनुष्य रखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वे अधिकार जिन्हें प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें तो मानवाधिकार से संबंधित प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में आया था। कब आया था? 1993 में, है ना। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी 1993 में ही बना है। और जो है इस प्रकार बहुत सारे इम्पोर्टेंट मानवाधिकारों के बारे में इस एक्ट के अंतर्गत चर्चा की गई है। मानवाधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार हैं और इन्हें प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए अधिकार के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में आया था। ये भी मानवाधिकार से संबंधित है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 और 6 किससे संबंधित है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ सकता है। भारतीय संविधान में आपको पता है 12 अनुसूचियाँ हैं टोटल, और इसमें से हम बात कर रहे हैं अनुसूची 5 और 6। तो अनुसूची 5 और 6 किससे संबंधित है? जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, है ना, इससे संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आप लोग शार्ट में हमको कमेंट करके बताना कि जो है पंचायती राज की शक्तियों तथा दायित्व पर विचार के लिए एक एक्ट आया था 1996 में, है ना। 1973 में पंचायती राज को लेकर संवैधानिक संशोधन हुआ था। 1992 में 73वें संविधान संशोधन, पंचायती राज से संबंधित जो संशोधन हुआ था 73वां 1992 में हुआ था। लेकिन कुछ जगह पर ये जो है नहीं लागू हो पाया था, उसके लिए पेशा एक्ट आया था। आपको कमेंट करके बताना है कि वो पेशा एक्ट कब आया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आपको कमेंट में एक बात और बतानी है कि देश में अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मूल अधिकार की बात की गई है आर्टिकल में, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो हमारे मूल अधिकार हैं, उसके अंतर्गत किस आर्टिकल में जो है देश में अल्पसंख्यकों से संबंधित जो है अधिकार की बात की गई है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत, विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत है किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यक्तिगत समाज कार्य, समूह समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस जो है समाज कार्य की किस प्रणाली से विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इसका संबंध समूह समाज कार्य से है, समूह समाज कार्य से। HB ट्रेकर द्वारा जो है समूह समाज कार्य के 10 सिद्धांत बताए गए हैं और उसमें से एक ये भी है। इसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन शहरी संरचना का एक मॉडल नहीं है? व्यक्तिगत समाज कार्य, समूह समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, ये सब जो है समाज कार्य की प्रणालियाँ हैं। आपको बताते चलें कि समाज कार्य की
6 प्रमुख प्रणालियाँ हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है, 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक। ठीक है, कितनी प्रमुख प्रणालियाँ हैं? तो 6 प्रमुख प्रणालियाँ हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है, 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक, है ना। प्राथमिक प्रणाली में हम बात करते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य की, समूह समाज कार्य की और सामुदायिक संगठन की। जो द्वितीयक प्रणाली है उसके अंतर्गत हमारा समाज कल्याण प्रशासन, सोशल एक्शन और सोशल वर्क रिसर्च। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शहरी संरचना का एक मॉडल नहीं है? तो शहरी संरचना का एक मॉडल कौन सा नहीं है? आप सही उत्तर दीजिए, 5 सेकंड हैं आपके पास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समावेशन अपवर्जन मॉडल, है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक समस्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान देना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान देना है लास्ट में कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, ये नहीं कि कौन सा सही है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा एक गलत है, इसका मतलब 3 सही होंगे। तो हम ये देखते हैं कि सभी सामाजिक समस्याएं आदर्श स्थिति से विचलन है। बिल्कुल है, जो हमारी सामाजिक समस्याएं होती हैं वो आदर्श स्थिति यानी जो एक स्थिति बनाई गई है समाज में उससे विचलन ही होती हैं, डेविएशन ही होती हैं। तो पहला हमारा बिल्कुल सही है। हमें गलत बताना है तो पहला सही यानी कि पहला नहीं होगा। सामाजिक समस्याएं अनेक कारकों के कारण उत्पन्न होती है जिनका उद्गम सामाजिक है। बिल्कुल, सामाजिक समस्याएं समाज में ही उत्पन्न होंगी। सामाजिक समस्याएं समाज के सभी व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती। बिल्कुल, सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं, इसका मतलब है कि ये उत्तर नहीं होगा, यानी कि यही हमारा आंसर है। अगला है, सामाजिक समस्याएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करती हैं, तो ये भी सही है। बाकी 3 सही हैं, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक समस्याएं समाज के सभी व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती हैं, ये गलत है। सामाजिक समस्याएं कम या ज़्यादा सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं, है ना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना को किसके जन्मदिन की वर्षगांठ पर शुरू किया गया था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना को किसके जो है जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया था, वर्षगांठ पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, महात्मा गांधी के जो है जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था, ये आपको लगभग पता ही होगा। और इसकी शुरुआत जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 से होती है। कब होती है? 11 अक्टूबर 2014, है ना, ये आप याद रखना। इसके बाद जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू किया गया था, वो आई थी 2000 में, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी आगे का क्वेश्चन। प्रतिपादित करता है कि बचपन का अनुभव वयस्क के व्यवहार को प्रभावित करता है। आगे डॉट डॉट दिया गया है यानी कि खाली स्थान। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करके खाली स्थान में भरना है। कि व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत ये बात कहता है, यह व्यवहार परिष्करण सिद्धांत ये बात कहता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहता है, या अस्तित्ववादी सिद्धांत कहता है। तो कौन सा सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि बचपन का अनुभव वयस्क के व्यवहार को प्रभावित करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया है ये सिद्धांत? तो ये सिद्धांत आपको पता ही होगा, सिगमंड फ्रायड ने ये सिद्धांत दिया है ना। तो सर जो व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत जो है दिया है कार्ल रोजर्स ने, है ना, कार्ल रोजर्स। ठीक है,
इसके बाद जो अस्तित्ववादी सिद्धांत है, तो इसके साथ कई जो है व्यक्तियों का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन कीर्कगाड का नाम इसके साथ प्रमुख है अस्तित्ववादी सिद्धांत के साथ। व्यवहार परिष्करण सिद्धांत कई थिंकर्स ने दिया है, जिसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सब लोग हैं, इवान पावलोव, ये सब लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट भी आज की वीडियो में, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति में महिलाओं का क्या अनुपात है? तो इसमें जो है, जो इसका सही जवाब होगा वो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, वो सही जवाब है इसका आधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी जो है इसका सही जवाब है। जो समिति गठित की जाती है उसमें महिलाओं का अनुपात कितना होता है? महिलाओं का अनुपात होता है आधा। ठीक है, और ये जो अधिनियम 1976 में आया था, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो सलाहकारी समिति है, ठीक है, सलाहकारी समिति, इस अधिनियम के अंतर्गत अध्याय 2 में इसकी बात की गई है। किसकी? सलाहकारी समिति की, अध्याय 2 में। और अध्याय 2 के अंतर्गत सेक्शन 6 में इसकी बात की गई है ना, सेक्शन 6 का 2 है ना, यानी अध्याय 2 के अंतर्गत सेक्शन 6(2) में सलाहकारी समिति के बारे में बात की गई है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। और आज का हमारा आपसे एक जो है लास्ट प्रश्न है, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो कौन सा है कि किशोर न्याय अधिनियम पहली बार कब आया था? ठीक है, और आपके ऑप्शन है होंगे 1986, 2000, 2015, 2021, ये ऑप्शन है आपके। आपको बताना है कि जे एक्ट पहली बार कब आया था। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। और चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे। ओके, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।